दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस पोर्शन से। एडवांस पोर्शन हमारे जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे बच्चों को ये नाम एडवांस रखने से सच में एडवांस लगना स्टार्ट हो गया, लेकिन इस एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ और बेसिक क्लैरिटी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो एडवांस मैथ भी आपको बिल्कुल आसान लगेगा। पूरे एडवांस मैथ को अगर आप बेसिक से सीखेंगे तो इस एडवांस मैथ में कुछ नहीं है, और आप अपने हर एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी सीजीएल का टायर 1 हो या टायर 2 हो, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ये हमारे हर वनडे एग्जाम के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पहली क्लास। हम एडवांस मैथ को बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक हर एक क्लास आपके लिए लेके आएंगे। हम हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और डिस्कस आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताएंगे, आपको फॉर्मूले के साथ साथ उसकी वो फॉर्मूला कहां से आया है वो भी बताएंगे। उसका एक बड़ा कारण है, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ गया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर किसी भी एग्जामिनर ने, एग्जाम सेट करने वाले ने थोड़ा भी घुमा के दे दिया तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और आज कंपटीशन के हिसाब से एक एक मार्क्स मायने रखता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है तो हमें ये डर नहीं रहता कि कहां से एग्जामिनर पूछेगा, क्या पूछेगा, कुछ भी पूछ ले, हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, अगर मैं सेम साइज का, सेम लेंथ का, सेम ब्रेथ का, मतलब दुकानदार के पास जाऊं और कहूं कि जो व्हाइट बोर्ड में पहले लेके गया था वही व्हाइट बोर्ड मुझे दे दो, तो दुकानदार ऐसा तो है नहीं कि इससे बड़ा दे देगा व्हाइट बोर्ड या इससे छोटा दे देगा, सेम साइज का वो व्हाइट बोर्ड देगा। अब दूसरे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपको कोई जूते पसंद आ गए, आप दुकान पे जाओगे, आपने किसी दोस्त के जूते देखे, आप दुकान पे जाओगे, आप देखोगे कि वही जूते मुझे मिल जाए, तो आप जाके दुकानदार को कहोगे कि मुझे तो ये वाले जूते दे दो, तो दुकानदार आपको वही वाले जूते लाके दे देगा। तो एक चीज जो दूसरी चीज से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज है, तो उस चीज को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। मान लो ये ट्रायंगल है, ये दूसरी ट्रायंगल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हैं, मतलब इस ट्रायंगल को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरी तरह कवर कर लेगी, तो ये होंगी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, जिसको हम हिंदी में सर्वांग सम भी बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल्स होंगी सर्वांग सम ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब ऐसी दो ट्रायंगल जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो, हर वे में वो एक दूसरे के बराबर हो। मतलब जैसे हम दुकान पर जूते लेने गए, अगर हमें वही जूता मिल जाए उसी नंबर का, तो वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, वो दोनों जूते जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंसी उन जूतों के ऊपर अप्लाई हो सकती है। तो दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है, मान लो आप जूते लेने जाते हैं आपके दोस्त वाले ही, और दुकानदार कहता है कि भाई ये वाले जूते तो मेरे पास है नहीं, तो आप बोलोगे चलो ये वाले सेम जूते ना हो, इस जैसा ही कोई और जूता दिखा दो। या फिर आपके पास जो आप जूता उस दुकानदार से मांग रहे हैं वो जूता उसके पास है लेकिन एक छोटे नंबर पे है। मान लो आपको साइज आता है 9 नंबर का, और सेम जूता, सेम कंपनी का, सेम डिजाइन का दुकानदार के पास 9 नंबर का नहीं है, आपके दोस्त का 9 नंबर का है। दुकानदार कहता है कि मेरे पास 8 नंबर का जूता है, लेकिन सेम साइज है, सॉरी सेम शेप है, सेम डिजाइन है और सेम कंपनी है। तो वो जूते जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, वो जूते होंगे सिमिलर।
तो भाई आया समझ में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्ग्रुएंसी तो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंसी में तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज मिलेगी जो आपकी चाहते हैं, जो आपके पास पहले है, सेम एग्जैक्ट वही चीज। और सिमिलर में क्या होगा, आपको एग्जैक्ट वही चीज नहीं मिलेगी लेकिन देखने में लगेगा कि वो वही चीज है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास एक ट्रायंगल है और मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, तो दोनों देखने में सेम है। मान लो ये भी 60 डिग्री है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी 60 डिग्री की, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये है तो इक्विलेटरल, देखने में तो एक जैसी लग रही है, मतलब इनकी शेप तो एक जैसी है लेकिन इनका साइज एक जैसा नहीं है। जैसा कि आपके दोस्त का जूता था 9 नंबर का, आपका जूता आया 8 नंबर का, तो देखने में तो डिजाइन बिल्कुल सेम लगेगा लेकिन उनका साइज एक जैसा नहीं होगा। तो उसको बोलेंगे कि हाँ सिमिलर है, मिलता जुलता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए जो आपके पास है। तो हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसके 3 साइड्स होते हैं, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, ये क्लोज्ड फिगर होती है, तो हमारी ट्रायंगल होगी। जैसे 3 साइड्स तो ये भी है लेकिन एक क्लोज फिगर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंगल बने हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रायंगल की 3 साइड होती है, या ये नहीं कह सकते कि 3 एंगलों वाली फिगर को ट्रायंगल होती है, क्योंकि 3 एंगल तो यहाँ पे भी है, ये ट्रायंगल नहीं है। तो ट्रायंगल क्या होगी, ऐसी फिगर होगी जिसकी 3 साइड्स होंगी, 3 उसके एंगल्स या कोण कह लीजिए, कोण होंगे, और वह क्लोज फिगर होगी, तो हमारी ट्रायंगल कहलाएगी। तो ये ट्रायंगल है, और मैं एक दूसरी ट्रायंगल कह देता हूं। मान लीजिए 2 ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को देखकर आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, हमें इसकी साइड दिखाई दे रही है और इसका एक एंगल, ऐसे ही इसकी एक साइड दिखाई दे रही है और इसका एक एंगल दिखाई दे रहा है और इसकी एक साइड दिखाई दे रही है। तो एक ट्रायंगल में एंगल होते हैं, साइड होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या जरूरी है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे अगर इस ट्रायंगल की सारी साइड्स इस ट्रायंगल की सारी साइड्स के इक्वल है, और इस ट्रायंगल के सारे एंगल, इस त्रिभुज के सारे कोण इस त्रिभुज के सारे कोणों के बराबर है, तब हम उसको बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, ये पी क्यू आर। तो हम ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे अगर ए बी इक्वल होगी पी क्यू के। ये नाम चेंज हो सकते हैं, ए बी क्या पता पी आर के भी इक्वल हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल किसके इक्वल है। हम मान के चल रहे हैं बस ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए सी इक्वल है पी आर के, और बी सी इक्वल है क्यू आर के। और एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू पे, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। अगर ये 6 चीज हमारे पास हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का जो निशान होता है वो ऐसे होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होगी पी क्यू आर के। तो बिल्कुल सही है, अगर हमारे पास ये 6 चीज हो जाते हैं तो सब बता देंगे कि हाँ ये इसका कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स लगा लीजिए या रिजल्ट्स लगा लीजिए, हमारे पास अगर इनमें से इसकी 3 साइड और 3 एंगल है, 6 चीजें होगी। अगर 3 साइड और 3 एंगल्स में हमें सिर्फ 3 चीजें पता हो, या तो 2 एंगल पता हो और 1 साइड पता हो, या 2 साइड पता हो या 1 एंगल पता हो, या 3 साइड पता हो और तीनों एंगल पता हो, मतलब कि 6 में से अगर हमें 3 चीजें भी मालूम हो तब भी हम बता सकते हैं उन चीजों को देख के
कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं होगी। वो तीन चीजें क्या क्या है। देखिए, अगर एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स साइड 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 मतलब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के इक्वल हो तब उसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में सबको। दूसरा, अगर दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, ध्यान दीजिए, अगर दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। क्या दो साइड्स तो इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल है, लेकिन वो जो एंगल है वो इन दोनों साइड्स के बीच का नहीं है, तब हम उसको क्यों नहीं बोल सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट होगी। ये भी हम करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल नहीं है, तब हम क्यों नहीं बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा क्या हो जाता है, अगर वो एंगल बाहर का हो जाए तो उनको कॉन्ग्रुएंट ना बोलेंगे। ये भी करेंगे। तीसरा हमारा है, अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। इस केस में जरूरी नहीं है, हम कई बार पढ़ते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए कि दो एंगल इक्वल हो और जो साइड इक्वल है वो उनके बीच की ही हो। तो उस केस में हम क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ दो एंगल इक्वल होने चाहिए और एक साइड, तब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि क्या कोई भी दो एंगल और एक साइड इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, उसको केस को भी हम इसमें देखेंगे। चौथा है, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि अगर दो एंगल इक्वल है और उसके बीच की साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में समझने में आसानी होगी। अगर दो एंगल इक्वल है और उसके बीच की साइड इक्वल है तब कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, या कोई भी दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है तब भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। वो कैसे हो सकती है देखेंगे। और पांचवा हमारे पास है, ये एक ही है, इसको एक करके समझेंगे, लेकिन समझने के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया। पांचवा है RHS। ये हमारा राइट एंगल के लिए। वैसे अगर इसको हम अलग से ना करें तब भी हम इन जो हमारे बाकी चार हैं इससे भी हम समझ सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, हमारी समकोण त्रिभुज को, लेकिन इसको थोड़ा आसानी से समझने के लिए हमने इसको अलग लिख लिया। अगर ये पांच कंडीशन में से कोई भी हो, मैंने बताया था अगर इसकी तीनों साइड के इक्वल हो और इसके तीनों एंगल के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी होगी। लेकिन अगर हमारे पास तीन चीजें भी दे रखी है तब भी हम उन्हें देख के बता सकते हैं कि इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। तीन चीजें क्या क्या है, या तो तीनों साइड्स इक्वल हो, या दो साइड्स इक्वल हो उनके बीच का एंगल इक्वल हो, या दो एंगल इक्वल हो उनके बीच की साइड इक्वल हो, या कोई भी दो एंगल हो और एक साइड इक्वल हो, या राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल हो, तब भी राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम हो जाएंगी। अब आसान भाषा में सीखते हैं और इनका प्रूफ भी देखेंगे ये कैसे होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है साइड साइड साइड। तो अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, और इसकी तीनों साइड के इक्वल है, मतलब ये 5 है तो ये 5 है, ये 6 है तो ये 6 है, ये 7 है, ये भी 7 है, मान लीजिए ये तो साइड्स हैं। अगर ये
हमारे पास दो ट्रायंगल्स दी गई हैं और उसकी ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड मतलब तीनों साइड इक्वल है, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि सारे पैरामीटर्स इसके पैरामीटर्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। क्या हम तीनों साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? क्या हम तीनों एंगल इक्वल हों तब भी दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं? अब देखिए, मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, एक ट्रायंगल है ये और एक ट्रायंगल है ये, इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं, हो सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई फिक्स नहीं है कि एक ही साइज की होती है, और इसके तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं। इस ट्रायंगल के तीनों कोण इस ट्रायंगल के तीनों कोण के इक्वल है, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के इक्वल है। क्या आपको ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रही है? अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखूं तो क्या ट्रायंगल बिल्कुल छुप जाएगी इसके नीचे? ये देखने से पता चल रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर तीनों साइड इक्वल है तब कॉन्ग्रुएंट जरूर होगी। ये पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर दो साइड इक्वल है और उसके बीच का एंगल इक्वल है तो दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखिए वो ऐसा क्यों होता है? अगर दो साइड्स इक्वल है उसके बीच का एंगल इक्वल है तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी, ये बनी हुई है पॉइंट। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी साइड की लेंथ में मान लेते हैं, ए कोण के सामने की लेंथ है ए सेंटीमीटर, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये ए सेंटीमीटर। मान लो बी कोण के सामने वाली साइड की लेंथ है स्मॉल बी सेंटीमीटर, उसके सामने की लेंथ है स्मॉल सी सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही ये स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर, ये इनकी लेंथ है। तो कोसाइन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? कोसाइन फॉर्मूला हमारा कहता है, अगर हमें दो साइड्स दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा है, अगर हमें तीसरी साइड निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? हमारा होता है सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos c। ठीक है, ये हमारा कोसाइन फार्मूला होता है। अगर हम इस कोसाइन फार्मूला के हिसाब से देखें तो सी स्क्वेयर क्या है? ये लेंथ है। ए क्या है? ये ए कोण के सामने की लेंथ है। बी क्या है? बी कोण के सामने की साइड की लेंथ है। तो अगर हमें ए और बी दे रखी हो, मान लो ये 10 दे रखी है, ये 15 दे रखी है, हमें सी निकालनी हो और हमें ये सी एंगल दे रखा हो, ए और बीच के का एंगल है सी। ठीक है, अगर हमें सी साइड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा ये। तो सी स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे इसकी ए की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू रख देंगे, कौन सी हमें दे रखा हो, सी क्या है? ये ए और बी के बीच का एंगल है। ऐसे ही अगर हमें पी और क्यू दे रखा है, पी और क्यू, अगर हमें आर निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे? आर स्क्वेयर इस फॉर्मूले में बस पुट कर देंगे। आर स्क्वेयर क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2p क्यू कोस आर। आर ये एंगल है। ठीक है, अगर हमें P और Q की वैल्यू दे रखी है, R निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा ये। अगर हमें A और B दे रखी है तो उसका फॉर्मूला होगा ये। और C क्या है? A और B का एंगल है। यहाँ पे R क्या है? P और Q के बीच का ये एंगल है। ठीक है, तो दूसरा रूल हमारा क्या कहता है? अगर दो साइड्स इक्वल है उसके बीच का एंगल इक्वल है, मतलब ये जो दो ट्रायंगल हमने ले ली, मान लो हमने दो ट्रायंगल ले ली, इसकी दो साइड्स इक्वल है। कौन सी साइड इक्वल है? साइड ए मान लो P के इक्वल है और B Q के इक्वल है। दो साइड्स इक्वल होगी, ले ली। उनके बीच का एंगल कौन सा ले? उनके बीच का एंगल हमने ये ले लिया। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें पता है कि A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है और एंगल जो C है वो एंगल R के इक्वल है। और हमने यहां से C निकालने का फॉर्मूला देख लिया, R निकालने का फॉर्मूला देख लिया। अब देखो, A
P के इक्वल है तो P की जगह मैं A लिख सकता हूं, हाँ कि ना? यहां पे मैंने A लिख दिया। B हमें दे रखा है B Q के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे Q की जगह B लिख सकता हूं। ऐसे ही P की जगह, यहाँ पे P Q था, P की जगह P किसके इक्वल है? A के इक्वल दे रखी है, तो यहाँ पे A लिख सकता हूं। और यहाँ पे B किसकी इक्वल दे रखी है? Q के, तो Q की जगह मैं B लिख सकता हूँ। और एंगल C R के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे एंगल R की जगह C लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं दे रखा था कि A B के इक्वल है, सॉरी A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है। ये हमें दे रखी है, तो मैंने A की जगह P की जगह A लिख दिया, Q की जगह B लिख दिया, यहाँ पे P Q की जगह B लिख दिया और R की जगह C लिख दिया। अब देखिए, क्या ये पूरी की पूरी टर्म इसके इक्वल नहीं होगी? इसको बोल देगी A स्क्वायर B स्क्वायर ये एंगल C, तो ये पूरी की पूरी इसके इक्वल होगी। इसका मतलब C जो होगा वो C स्क्वायर R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, है ना? अगर किसी को समझ में ना आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो C स्क्वायर इक्वल हो जाएगा R स्क्वायर के, तो C इक्वल हो जाएगा R। इसका मतलब हमें दो साइड इक्वल दे रखी थी, इसकी दो साइड इसके इक्वल है, दोनों साइड के, और जो एंगल C R के इक्वल दे रखा था, तो हमने निकाल लिया। अगर ये ऐसी सिचुएशन हमें दे रखी है तो तीसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी, मतलब C R के इक्वल हो जाएगी, मतलब ये C R के इक्वल। A B के P के इक्वल दे रखी थी, B Q के इक्वल दे रखी थी, A P के इक्वल दे रखी थी, B Q के इक्वल दे रखी थी, और C R के इक्वल हमने निकाल ली। यहाँ पे स्मॉल R, लेंथ स्मॉल R में, तो C R के इक्वल हमने निकाल ली, मतलब इसकी तीनों साइड के इक्वल होगी। और हमने पहले रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, अगर तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। इसीलिए अगर दो साइड्स इक्वल हो, उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो रिवाइंड करके आराम से रोक के देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो, अब जो सोचने वाले बच्चे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि सर ने बता दिया कि दो साइड्स इक्वल है, उसके बीच का एंगल इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट होगी। ऐसा क्या हो जाता है कि अगर ये एंगल बीच का ना हो, दो मान लीजिए मैंने ये साइड इसके इक्वल दे दी और ये साइड इक्वल इसके इक्वल दे दी, और जो ए पी के इक्वल ना देके मैं कह दूं कि ए इसके एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब जो एंगल इक्वल है वो दो इक्वल साइड के बीच का ना हो, तब कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होती? अब देखिए, तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, और वे जो एंगल है इन दोनों साइड्स के बीच का नहीं है, क्या तब कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं होगी? या नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? अब देखिए, हमें किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल दे रखी है और एक एंगल इक्वल दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं कि ये दो साइड्स हैं, दो ट्रायंगल मैं ड्रा कर लूंगा। मान लीजिए मैंने दो साइड ट्रायंगल्स ड्रा करनी है। कैसे ड्रा करनी है? जिसके दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, और जो एंगल है इसके बीच का नहीं है दोनों साइड का। मैं मान लेता हूं कि ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल है, मान लू ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और जो ये वाली लाइन खींचूंगा ना, ये हमने दो साइड इक्वल मान ली है, तो मैंने एक तो साइड ये इक्वल मान ली और दूसरी साइड मान ली इक्वल कौन सी? जो ये खींचूंगा मैं, ये लाइन वो मैं इक्वल मान रहा हूं। और अगर ये लाइन मैं मान लो खींचूंगा तो इनके बीच का एंगल तो ये होगा, लेकिन हमें ये इक्वल नहीं लेना, इसके बाहर का एंगल इक्वल लेना। मान लो ये एंगल हमने 30 डिग्री ले लिया, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये दोनों एंगल हमने 30 डिग्री ले ली। अब देखिए, ये दोनों, ये साइड और ये साइड मैंने इक्वल ली है ना, तो हमने दो साइड इक्वल लेनी है, उसके बीच का एंगल इक्वल नहीं लेना है, उसके बाहर का एंगल इक्वल लेना है। हमने ये साइड और ये साइड इक्वल ले ली, ये साइड और ये साइड, जो ये एंगल है बाहर का एंगल है दोनों का। मैं मान लेता हूँ ये मार्कर, तीसरी साइड ही मार्कर है,
दोनों ही केस में ये मार्कर की लेंथ तो सेम रहेगी, क्योंकि दूसरी साइड हमें सेम लेनी है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लो ये मार्कर इसकी साइड है, तो इस मार्कर की साइड को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मतलब इस ट्रायंगल की ये लाइन ऐसे हो सकती है, ठीक है। और यही साइड ऐसे भी हो सकती है, मतलब ये मार्कर यहां बड़ा गया हुआ है, जो मैंने ये लाइन ऐसे खींची है वो लाइन ऐसे भी हो सकती है। एक मिनट रुकिए, ये जो मार्कर मैंने यहाँ पे लगाया है, ये मार्कर यहाँ पे जगह थोड़ी है, ट्रायंगल छोटी बनेगी। अगर ये ट्रायंगल की साइड ऐसे हो सकती है, अगर मेरे पास ऐसे बड़ी ट्रायंगल हो, ऐसे बड़ी ट्रायंगल है मान लीजिए, तो उस केस में जैसे मैंने ये लाइन ऐसे खींची है, ठीक है, ये तो हमने इक्वल ली है क्योंकि मार्कर बड़ा हो गया, इसलिए मैंने दोबारा से ये ट्रायंगल खींची है। तो अगर ये साइड ऐसे खींच सकता हूं, तो इस साइड को मैं ऐसे भी खींच सकता हूं। देखिए मान लीजिए अगर ये लाइन ऐसे खींच सकता हूं, तो ये एक लाइन बड़ी, ये वैसे देखने में छोटी लग रही होगी फिगर की वजह से, लेकिन आप थोड़ा माइंड में घुमा के देखिए इस चीज को, करके देखिए। अगर ये लाइन ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, तो मतलब एक फिक्स लाइन से हमारे पास दो ट्रायंगल बन सकती है। या तो हम उसको ऐसे ले लें, क्योंकि इसमें ऐसे ले लिया, इसमें हम मान लेते हैं इस ट्रायंगल में हमने इस लाइन को, फिक्स लाइन को ऐसे खींच दिया, तो ये दोनों साइड्स इक्वल थी, और ये साइड हमने इक्वल मानी थी, और ये एंगल हमने इक्वल माना था। तो दो साइड्स इक्वल होगी, और इसके बीच का एंगल इक्वल नहीं है, दूसरा एंगल इक्वल है। तो क्या बताइए, क्या आपको ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल इक्वल दिखाई दे रही है? थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की जरूरत है। इस फिक्स्ड लाइन को मैं ऐसे भी खींच सकता हूं, ऐसे भी खींच सकता हूं, दो इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं ऐसे खींचता हूं, दूसरी को ऐसे खींचता हूं, लाइन तो दोनों में, ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इक्वल, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, लेकिन इनकी शेप अलग हो जाएगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा विजुअलाइज करके देखिएगा, बिल्कुल आसान चीज है। तो उस केस में अगर दो साइड इक्वल है और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। अगला है हमारा, अगर दो एंगल इक्वल है, उसके बीच की साइड इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जैसे दो एंगल इक्वल है, बीच की साइड, मान लो ये बीच की साइड है दो ट्रायंगल्स की, कॉन्ग्रुएंट क्यों होगी? दो बीच की साइड, ये भी 3 सेंटीमीटर ले ली, ये भी 3 सेंटीमीटर ले ली, दो एंगल इक्वल है। कौन से एंगल इक्वल है? जो साइड के दोनों साइड बने होंगे, क्योंकि साइड बीच में है, एंगल उसके दोनों साइड होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो आप देखिए, अगर मैं यहां से 50 डिग्री का कोण बनाऊं और यहां से मैं 70 डिग्री का कोण बनाऊं, ऐसे ही मैं, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, साइड इक्वल दे रखी बीच की, और उसके साइड में दो जो एंगल हैं वो इक्वल दे रखे हैं, बीच की साइड और साइड के दो एंगल। ऐसे मैं यहां से अगर 50 बनाऊं और यहां से 70 बनाऊं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दोनों फिगर बनेगी। तो इसीलिए ये वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी होगी, मतलब ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या समांसम होंगे। तो अगर बीच की साइड इक्वल है और दोनों कोण है वो इक्वल है, तो ये एंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि जैसे इस केस में था कि दो साइड इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल है, तभी कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर एंगल बीच का ना है, नहीं है, बीच से अलग है, कोई दूसरा एंगल है बिना साइड के बीच वाला, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। लेकिन एंगल केस में ऐसा नहीं है। ये देखिए, दो एंगल इक्वल है लेकिन एक साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, और ये साइड इन दोनों एंगल के बीच की नहीं है, तब भी कॉन्ग्रुएंट होगी। कैसे होगी? देखो, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, दोबारा बना देते हैं इसको। हमारे पास दो ही ट्रायंगल है, पी क्यू आर
ए बी सी। तो मैं कह रहा हूं अगर दो एंगल इक्वल है किसी ट्रायंगल के, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगलों के, और उनकी एक साइड इक्वल है, और जरूरी नहीं है कि वो साइड बीच की हो, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों होगी? देखो, मान लेते हैं कि एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल है, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। दो एंगल इक्वल लेने हैं और एक कोई एक साइड, और एंगल आर एंगल सी के इक्वल है, एंगल आर एंगल, ये जो एंगल आर है एंगल सी के इक्वल है, और एक साइड इक्वल ले लेंगे। अगर ये बीच की होगी तब तो कॉन्ग्रुएंट होगी, हमने पिछले उसमें देख लिया। अगर ये साइड इसके इक्वल दे देते हैं तो दो एंगल इक्वल, उसके बीच की साइड इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, दोनों सम हो जाएगी। हम मैंने क्या कहा कि आपके बाद जो बीच की साइड है ये इक्वल नहीं लेनी, कोई और साइड इक्वल ले रहे, मान लेते हमने ये साइड इक्वल ले ली। मैं कह रहा हूं कि तब अब भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ये क्यों होगी ऐसा? देखो, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल दे रखा है, एंगल आर एंगल सी के इक्वल दे रखा है, ठीक है, और पी क्यू इक्वल दे रखी है, सॉरी पी आर इक्वल दे रखी है ए सी की। हमें ये दे रखा है, हमने प्रूव करना कि कॉन्ग्रुएंट होगी। देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी? एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल, एंगल आर एंगल सी के इक्वल, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, इसके तीनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा, ये एंगल कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ के मैं अगर 180 से माइनस कर दूंगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है, P प्लस क्यू प्लस आर, ये एंगल का निशान लगा लेंगे, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने निकालना है कि एंगल पी क्या हो जाएगा? इन दोनों को साइड ले जाऊंगा, क्यू और आर को, तो एंगल पी आएगा हमारा 180 माइनस पी प्लस सॉरी क्यू प्लस आर, ठीक है। समझ में आया? एंगल पी कितना आएगा? क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, इन दोनों को जोड़कर अगर 180 से माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा, तो हमारा ये एंगल आएगा, ये एंगल हमारा आएगा 180 माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। वैसे ही ये वाला एंगल हमारा क्या आएगा? तीनों जो कोणों का जोड़ 180 डिग्री, तो अगर 180 में से दोनों एंगल घटा दूंगा, 180 माइनस बी प्लस सी, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा।